अस्सलाम वालेकुम गाइस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रोसिटिक अनीमिया। देखिए, मैक्रोसिटिक अनीमिया से क्या मुराद है। हमने जो है लास्ट वीडियो में माइक्रोसिटिक अनीमिया किया था। तो मैंने जो पैथो की फर्स्ट वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि जो अनीमियाज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखें अनीमिया अनीमिया से क्या मुराद है कि डिक्रीज रेड ब्लड सेल मास। ठीक है, डिक्रीज रेड ब्लड सेल मास। अब अनीमिया जो है हमारे पास या तो वो हो सकते हैं ना, हमारे पास माइक्रोसिटिक अनीमिया, नॉर्मोसिटिक हो सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास हो सकते हैं जो अनीमिया जो हो सकते हैं वो मैक्रोसिटिक अनीमिया हो सकते हैं। अब हम इनको किस बेस पे जो है अनीमिया माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक कह रहे हैं। हमारे पास जो होता है ना मीन कार्पस्कुलर जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम वो जो होता है अगर तो उनका जो वॉल्यूम है वो 80 टू 100 हो, ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज है। तो हम कहते हैं अगर 80 टू 100 है रेड ब्लड सेल का, हमने साइज चेक किया उनका जो है वो वॉल्यूम इनका जो है वो 80 टू 100 है, तो हम कहते हैं ये जो अनीमिया है ये नॉर्मोसिटिक है। और उनका जो है वो MCV 80 टू 100 है और उनके जो सेल्स हैं वो कम हो चुके हैं। ठीक है, उनका जो है वो मास कम हो गया है, जितना पहले था उससे सेल जो रेड ब्लड सेल है कम उनका कम हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये अनीमिया ये नॉर्मोसिटिक है। ओके, अब अगर ये हो कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल के जो साइज़ हैं फॉर एग्जांपल पहले वो 80 टू 100 थे, ठीक है, और अभी है वो मोर देन 100 उनका MCV हो गया, MCV मोर देन 100 है। तो और रेड ब्लड सेल का जो है वो मास भी कम हो चुका है। ठीक है, तो हमने चेक किया तो रेड ब्लड सेल हमें कम मिल रहे हैं बट उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है, तो हम कहते हैं इसको जो अनीमिया है वो मैक्रोसिटिक अनीमिया है। अगर हम देख रहे हैं कि उसका जो अनीमिया है वो जो उसका जो है रेड ब्लड सेल हमें कम मिल रहे हैं और उनका जो साइज़ है वो भी कम हो गया, ठीक है, लेस देन 80, ठीक है, 80 से कम हो गया, जो नॉर्मल हमारे पास रेंज है उससे कम हो गए, तो हम कहते हैं हमें जो होता है वो किससे कम होता है 80 से, तो हम कहते हैं इसको जो अनीमिया है वो कौन सा माइक्रोसिटिक अनीमिया। ओके, अभी जो हमने करना है हमारे पास कौन सा टॉपिक है मैक्रोसिटिक अनीमिया। तो मैक्रोसिटिक अनीमिया में होता क्या है कि हमारे पास मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है जो माइक्रोसिटिक होता है इसमें क्या रीज़न आ रही थी, इसमें हीमोग्लोबिन जो थी ना, हीमोग्लोबिन उसके अंदर डिफेक्ट आ रहा था, लाइक वो उसकी प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही थी। तो उसमें क्या था, जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होती थी तो उसके अंदर जो होता था वो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल थी उसकी एक एक्स्ट्रा डिवीजन होती थी, जिससे क्या होता था उससे जो साइज़ है वो कम हो जाता था। ठीक है, अब जो मैक्रोसिटिक अनीमिया इसके अंदर डिफेक्ट क्या है, वो इसके अंदर DNA जो है ना, वो जो रेड ब्लड सेल का DNA मेच्योर फॉर्म में तो नहीं होता बट जो इमेच्योर फॉर्म होता है उसमें तो DNA होता है, उसमें ज़रूरत होती है, उसमें तो प्रोटीन बन रही होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है वो DNA होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अब ये है कि उसके अंदर जो होता है ना DNA सही से उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, डेवलप नहीं होता। जब DNA नहीं होगा तो उसकी एक डिवीजन नहीं होती, सेल सेल इसी तरह टूटते हैं ना, ये एक सेल बना, ठीक है, फिर उसके बाद इसने दो में डिवाइड होना है, फिर उसके बाद ये जो दो सेल हैं इन्होंने आगे फिर दो में डिवाइड होना है, ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें ना ये आगे चार बन गए हैं, फिर आगे इन्होंने डिवाइड होना है। तो इस तरह जो सेल होते हैं उनकी डिवीजन होती है, इसी तरह डिवीजन होती है ना हर सेल की। तो अब ये है कि इनकी एक डिवीजन है, ये वाली जो डिवीजन होनी थी ये डिवीजन ही नहीं हो रही, नेक्स्ट डिवीजन जो है क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर इतना न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं बना। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल इनके अंदर जो है वो कम है, इनके अंदर जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कम है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कम है। जब इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल ही कम है तो इनकी एक एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं हो सकती, एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं होगी तो इनका जो साइज़ है वो लार्ज रहेगा। ठीक है, साइज़ जो है वो लार्ज रहेगा, तो इसलिए इनका जो साइज़ होता है वो मोर देन 100 जो होता है MCV, इसका जो MCV जो काउंट होता है वो मोर देन 100 होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो DNA होता है उसकी सही से जो होती है वो प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो इनकी एक डिवीजन जो होती है वो नहीं होती, तो इसका इसलिए इनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें MCV जो होता है इसके अंदर कितना होता है, मोर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको जो होता है वो मैक्रोसिटिक अनीमिया। अब इसके अंदर जो काजेज़ हैं वो कौन सी हो सकती हैं, जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास काजेज़ हैं वो कौन सी जो आपने याद रखनी है, जो कभी नहीं भूलनी, वो हमारे पास है फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इनकी वजह से जो अनीमिया होता है उन्हें हम कहते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया। अब देखें मैक्रोसिटिक अनीमिया में आगे दो में डिवाइड होता है, ये है हमारे पास मैक्रोसिटिक। ठीक है, अब ये यहाँ तो इसको हम कहेंगे मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे इसको जस्ट मैक्रोसिटिक अनीमिया। अब इसकी क्या रीज़न होती है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास अनीमिया होता है अगर इस तरह हो कि जो DNA है हमारे पास जो सेल्स बन रहे हैं, जो बाकी सेल्स भी हैं उनका भी DNA डिस्टर्ब होने की वजह से DNA की प्रोडक्शन नहीं हो रही, उनके अंदर भी जो होते हैं उनके जो सेल्स का साइज़ है वो लार्ज है, तो हम कहते हैं कि इसको जो अनीमिया है वो मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया है। अगर ये हो कि जस्ट जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड जो सेल्स हैं
उनके अंदर ही इशू आ रहा है, उनका ही साइज़ जो है वो जो है लार्ज है, ठीक है, उनका साइज़ ही बड़ा है। तो फिर हम कहेंगे इसको जो अनीमिया वो मैक्रोसिटिक अनीमिया है। अगर ये हो कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में हम किस तरह चेक करते हैं, हम पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका जो साइज़ है वो तो लार्ज में रहा है, ठीक है। सेकंड क्या मिलता है हमें, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल जो होते हैं उनका जो साइज वो जो होता है ना, उनका जब हम न्यूक्लियस चेक करते हैं तो वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होता है। इसके अंदर जो सेगमेंट होते हैं ना वो मोर देन 5 सेगमेंट होते हैं, इस तरह मोर देन 5 सेगमेंट बने होते हैं। वैसे नॉर्मल न्यूट्रोफिल जो होता है वो सेगमेंटेड होता है, 3 to 5 सेगमेंट होते हैं। बट जब हम जो जिनका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जब उनका पेरिफेरल स्मीयर करवाते हैं, ठीक है, हम स्लाइड पे रख के चेक करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं, तो उसका जो साइज न्यूक्लियस होता है जो होता है उसका वो मोर देन 5 सेगमेंट होते हैं न्यूट्रोफिल के, ठीक है। और उसके बाद देखें, और उन किसका साइज़ बड़ा होता है, जो हमारे पास रैपिड ग्रोइंग सेल्स होते हैं, जैसे हमारे पास जीआईटी में जो गट में एपिथेलियम लगी हुई है, ये वन बस जो होते हैं हमारे पास एंटीरोसाइट्स होते हैं, तो ये भी टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो इनका साइज़ भी इनलार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम उसे कहते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल होते हैं वो हाइपर सेगमेंटेड हो, क्योंकि हम वही देख रहे होते हैं मोस्टली हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं, रेड ब्लड सेल का साइज़ इंक्रीज़ किया होता है। बट जो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, जैसे जस्ट मैक्रोसिटिक कहते हैं, उसके अंदर जस्ट जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ किया होता है, उनका जो एमसीवी होता है मोर देन 100 होता है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। देखिए, अब जो काजेज़ हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया की और जो हमारे पास है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, तो ये मैं आपको जस्ट थोड़ा सा जो है मेडिसिन से बता दूं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जो इनकी काजेज़ हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की काजेज़ कौन सी हैं वो आपने याद रखनी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी, और हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, ये भी मैं आपको लास्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इनकी वजह से कैसे जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मीथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोयूरासिल। तो ये हमारे पास जो काजेज़ हैं ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की हैं। और अगर हम नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें, जैसे हम जस्ट मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन से होते हैं, यहाँ नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो उसमें हमारे पास या तो लिवर डिजीज़ हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, अल्कोहलिक, आपने ये नहीं बोलनी, अल्कोहलिक और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। बाकी आपको याद रहे तो अच्छी बात है। तो ये लिंच निहान जो होता है हमारे लिंच निहान सिंड्रोम, ठीक है, लिंच निहान सिंड्रोम, तो ये हो सकती है हमारे पास इसकी जो काज है जो नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखें, फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट हमारे पास कॉमन इनके ही एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने ये याद रखना, फोलेट और विटामिन B12 होती है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है वो किस तरह जो होता है हमें जो होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, और इनका रोल क्या होता है, ये किस तरह डीएनए में जो होते हैं हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे ही बॉडी के अंदर फोलेट आता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज हैं कि जो हमारे पास फोलेट है वो ऑब्जॉर्व कहाँ से होता है और विटामिन B12 की ऑब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी, डुडीनम सारा, ठीक है। अब देखें, जो डुडीनम है ना, यहाँ मैं अगर बात करूँ, ये हमारे पास डुडीनम है, ठीक है, डुडीनम है यहाँ पर, यहाँ से आयरन अब्जॉर्ब होता है, तो ये आपने एक पॉइंट याद रखना है। ये जो डुडीनम है ना हमारे पास, ठीक है, डुडीनम से क्या अब्जॉर्ब होता है, इधर से हमारे पास होता है फोलेट, फोलेट को विटामिन B9 भी कहते हैं, ठीक है, विटामिन B9। तो ये भी आपने याद रखना, विटामिन B9 भी कहते हैं, फोलेट है। तो जो ये कहाँ से अब्जॉर्ब होता है, जो जीनम से। और जो विटामिन B12 होता है ये कहाँ से अब्जॉर्ब होता है, ये आइलियम से, ठीक है, आइलियम से अब्जॉर्ब होता है विटामिन B12, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट है याद रखने, ये आपने नहीं बोलना। जो फोलेट की अब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, ये जोजिनम से होती है। और आइलियम जो होता है, टर्मिनल आइलियम एमसीक्यू होता है, टर्मिनल आइलियम से जो होता है ना, अगर मैं बताऊँ कहूँ कि इसकी जो लोकेशन है, आप बताओ आइलियम में, तो टर्मिनल आइलियम जो होती है इसकी लोकेशन होती है, यहाँ से जो होती है इसकी अब्जॉर्प्शन होती है विटामिन जो होती है B12 की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये भी होगा हमारे पास, ये भी होगा, तो ये तीनों आपने याद रखने हैं, ये बुक्स पे लिख लेने ये वाले, ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं। अब नेक्स्ट देखें, जैसे ही हमारे पास फोलेट और विटामिन B12 बॉडी में आ जाते हैं, जो फोलेट होता है ना वो किस फॉर्म में ब्लड के अंदर रन कर, वो किस फॉर्म में होता है, वो जो होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसके साथ लगा होता है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में होता है ब्लड, ठीक है, बॉडी के अंदर। जब ये हमारे अब्जॉर्प्शन हो जाती है तो टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में होगा। और ये किस तरह यूज़ होगा, ये जो यूज़ होगा डीएनए प्रिकसर में, ठीक है। और इसके साथ तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो मिथाइल ग्रुप अगर इसके साथ होगा तो ये डीएनए प्रिकसर में जो होता है ये नहीं जाएगा उस पाथवे में, ठीक है, डीएनए की जो होता है प्रोडक्शन करवाने में हेल्प नहीं करेगा। तो फिर क्या होता है कि ये जो होता है ना, जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ये जो होता है ना मिथाइल ग्रुप जो होता है ये डिटैच होकर ये चला जाता है विटामिन B12 के साथ, विटामिन B12 के साथ आके लग जाता है ये मिथाइल ग्रुप।
ये मिथाइल ग्रुप इधर से डिटैच होकर टेट्राहाइड्रोफोलेट से ये चला जाता है विटामिन B12 के पास। अब ये जो हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये फ्री हो जाता है और ये डीएनए जो प्रिकसर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन में जो होता है ये रोल प्ले करता है, उधर चला जाता है। ओके, अब ये जो होता है विटामिन B12 होता है, इसके पास होता है मिथाइल ग्रुप ये वाला। अब ये क्या करता है, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है इसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है किसको, होमोसिस्टीन को। ठीक है, हमारे पास जो होता है हमारे पास किसको ट्रांसफ़र करता है, ये वाला, ये होमोसिस्टीन को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ये किसको आगे ट्रांसफ़र करेगा, होमोसिस्टीन को। ओके, होमोसिस्टीन को। ठीक है, अब होमोसिस्टीन जो होता है ये जब इसके पास मिथाइल ग्रुप आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिथोथायोनीन के अंदर, थायोनीन के अंदर, मिथायोनीन के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, जब इसके पास जो होता है वो मिथाइल ग्रुप आता है तो ये मिथोथायोनीन के अंदर जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है नॉर्मल मैकेनिज्म। अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास विटामिन B12 और फोलेट होता है, इनका क्या रोल होता है, तो देखें अगर इस तरह हो कि किसी के अंदर फोलेट जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर क्या होगा, फोलेट की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अब ये जो होगा डीएनए के प्रिकर्सर की प्रोडक्शन, डीएनए प्रिकर्सर में इसने रोल प्ले करना था, इसने प्रोडक्शन करवानी थी उधर, ठीक है, प्यूरिमिडीन वगैरह। तो अब ये होगा कि जब ये काम में फोलेट बॉडी में आ नहीं रहा, ठीक है, तो जब बॉडी में नहीं आएगा, बॉडी में कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर डीएनए की प्रोडक्शन नहीं होगी, वो सही से प्रोडक्शन नहीं होगी। ओके, ये हो गया। अगर ये होगा किसी के अंदर विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो अब क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप था ये देना था विटामिन B12 को। ठीक है, विटामिन B12 को। अब ये होगा कि जब इसकी डेफिशिएंसी है ये कम है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो विटामिन B12 है, ठीक है, ये जो होगा इससे ये है ही नहीं बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये होगा कि ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब ये ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इधर से डिटैच नहीं होगा, जब इधर से डिटैच नहीं होगा तो ये जो होगा डीएनए की जो होता है प्रोडक्शन में ये नहीं जाएगा। ठीक है, डीएनए की प्रोडक्शन नहीं करवा पाएगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर विटामिन जो होता है B12 या किसी के अंदर जो होता है हमारे पास जो होता है फोलेट की डेफिशिएंसी हो, तो उसके अंदर जो होता है ये मिथाइल ग्रुप जो का ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा होमोसिस्टीन को, तो ये आगे मिथोथायोनीन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। फिर होमोसिस्टीन का लेवल जो होता है बॉडी के अंदर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी अपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है डीएनए जब नहीं बनता, ये जो होता है विटामिन B12 में और टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसमें इसकी डेफिशिएंसी में, तो फिर क्या होता है, फिर उनको जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। जब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो उसके अंदर कौन रेज करता है, उसके अंदर होमोसिस्टीन का जो लेवल होता है वो रेज कर देता है। किसका लेवल रेज कर देता है, होमोसिस्टीन का जो लेवल होता है होमोसिस्टीन का वो रेज कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अभी देखें, रीड करते हैं इसको। फोलेट एंड विटामिन B12 होते हैं ज़रूरी होते हैं हमारे पास डीएनए प्रिकर्सर्स के लिए। ओके, फोलेट सर्कुलेट करता है सीरम के अंदर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है। ओके, रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप को रिमूव करता है और पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्रिकर्सर। जब भी रिमूव हो जाएगा इसके अंदर मिथाइल ग्रुप, वो B12 को चला जाएगा और ये चला जाएगा डीएनए प्रिकर्सर जो होता है वो प्रोडक्शन करने में। ओके, अब मिथाइल ग्रुप जो होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसको, विटामिन B12 को। ठीक है, विटामिन B12 को कोबेलामिन भी कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं हम, कोबेलामिन भी कहते हैं, विटामिन B12 को कोबेलामिन। ओके, अब देखिए जैसे ही विटामिन B12 के पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, विटामिन B12 जो होगा ये किसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये जो होमोसिस्टीन होगा उसको ट्रांसफ़र करेगा। देन उसके बाद जो होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथोनिन के अंदर। ठीक है, सॉरी ये इसको करेक्ट कर लें, मिथोनिन। ठीक है, मिथोनिन या मिथोनिन है, ठीक है, मिथोनिन। ओके, इसको आपने करेक्ट कर लेना। ओके, ये इसके अंदर जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर किसी के अंदर फोलेट या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, इम्पेयर सेंसिस हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो डीएनए है उसकी जो सेंसिस है वो इम्पेयर हो जाएगी। ओके, प्रिकर्सर्स की जो सेंसिस है वो इम्पेयर हो जाएगी। अब देखें, इम्पेयर डिवीजन एंड इनलार्ज, डिवीजन नहीं होगी, जैसे ही डीएनए प्रिकर्सर्स की सेंसिस कम होगी तो अब क्या होगा, डिवीजन जो होगी सेल की वो इम्पेयर हो जाएगी, जिससे सेल होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेल एक डिवीजन अपनी नहीं कर पाएगा, आगे ये डिवीजन नहीं कर पाएगा, तो सेल का जो साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। ओके, इसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें जो होते हैं बाकी सेल्स होते हैं उनका भी होता है डीएनए जो होता है उसकी प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही होती, जिसके अंदर हमने देखा था कि न्यूट्रोफिल जो होता है वो हाइपर सेगमेंटेड होता है। इम्पेयर डिवीजन ऑफ द ग्रेनुलोसाइट,
देखें ग्रेनुलोसाइट की डिवीजन भी सही से नहीं होगी। ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है, बेसोफिल है, ठीक है, उनकी डिवीजन भी सही से नहीं होगी। लीड टू हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, तो उसके अंदर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हमें मिलेगा ऑन पेरिफेरल स्मीयर। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस इज आल्सो सीन इन रैपिड डिवाइडिंग, जो होते हैं ना हमारे पास रैपिड ग्रो कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं सेल जो होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं। जैसे हम जीआईटी की बात करें तो इंटीरियोसाइट जो लगे होते हैं, तो वो जो होते हैं रैपिड डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो वो टूट रहे होते हैं, फिर वो बन रहे होते हैं, तो उनका साइज़ भी वो इनलार्ज हो जाएगा। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो होता है, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो एक तो रेड ब्लड सेल इनलार्ज होते हैं, उसके बाद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं, और उसके अलावा जो होते हैं इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं, इनका साइज़ भी इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। देखिए अदर काजेज क्या हो सकती है मैक्रोसिटिक एनीमिया की, जिसे हम नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्कोहल हो सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकती है, या ड्रग। तो आपने जो ड्रग है ना 5-फ्लोरोयूरासिल, ये आपने किस में लिखनी है, ये आपने याद रखनी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर मेथोट्रेक्सेट और उसके अलावा जो होती है हमारे पास 5-फ्लोरोयूरासिल, ये आपने दोनों ड्रग आपने किस में याद रखनी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवाती है। इधर देखें, ये है हमारे पास फर्स्ट एड बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, पेज 34। तो अब देखें इसमें जो हमारे पास डीएनए प्रिकर्सर्स हैं पेरीमिडीन वगैरह, तो वो किस तरह बनते हैं, तो वो देखें वो कि इधर से जो हमारे पास आता है डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफास्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट किस तरह बनता है, ये देखें डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफास्फेट ये वाला, ठीक है, इसने कन्वर्ट होना होता है डीऑक्सी थाइमिडीन जो होता है ना हमारे पास मोनोफास्फेट के अंदर, ठीक है। तो ये देखें ये कन्वर्ट किस तरह होता है, इसको कन्वर्ट करवाता कौन है, तो ये हमारे पास आता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आता है, और ये जो होता है मिथाइल ग्रुप देता है, पहले किसको मिथाइल ग्रुप दे देता है उसको विटामिन B12 को, और ये फ्री होके ये जो होता है इसमें जो होता है डाईहाइड्रोटेट्राफोलेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको जब इसकी ये यूज़ होता है किसके अंदर, जो हमारे पास यूरोडीन मोनोफास्फेट को कन्वर्ट कर रहा है थाइमिडीन मोनोफास्फेट के अंदर, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट के अंदर। तो ये जब इसमें यूज़ हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी जो हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर, डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर। ओके, अब ये जो डाईहाइड्रोफोलेट है और इसके साथ जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, थाइमिडिलेट सेंथेज एंजाइम होगा, जो इनको इस पाथवे को जो होगा वो चला रहा होगा, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब जो डाईहाइड्रोफोलेट है इसने फिर आगे फिर भी तो फोलेट ने रिसाइकिल होना ना, इसने आगे फिर डाईहाइड्रोफोलेट है, इसने कन्वर्ट होकर फिर किस में जाना है, इसने फिर जाना है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और मिथाइल ग्रुप भी इसके साथ लगना है। तो वो कौन करवा रहा होता है, वो एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वो एंजाइम होता है इसको कन्वर्ट करवा देता है डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में। फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, फिर वो जो होता है वो हमारे पास आगे प्रिकर्सर्स बन रहे होते हैं, उनमें फिर हेल्प करता है, फिर ये इसमें जाता है डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर, फिर इससे ये साइकिल इस तरह चलता है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें जो ड्रग्स मैंने आपको बताया था कि जो 5-फ्लोरोयूरासिल होता है ये कौन सा एंजाइम इनहिबिट करता है, तो ये आपने बताना कि ये एंजाइम थाइमिडिलेट सेंथेज को जब इनहिबिट कर देगा तो हमारे पास आगे डीएनए प्रिकर्सर्स बन रहे थे हमारे पास, देखें डीएनए डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफास्फेट से डीऑक्सी थाइमिडीन जो होता है हमारे पास मोनोफास्फेट बना था, तो ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास डीएनए जो है सही से उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये देखें 5-फ्लोरोयूरासिल आ गया। और अगर मिथोट्रेक्सेट की बात करें इसमें और कौन सी ड्रग होती है, ट्राइमिथोप्राइम हो गया या पेरीमिथामीन हो गया, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये ड्रग डाईहाइड्रोफोलेट जो रिडक्टेज था डाईहाइड्रोफोलेट जो कन्वर्ट हो रहा था टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं करवाएंगी, ठीक है। तो ये कौन सी ड्रग है, ये किस तरह कन्वर्ट नहीं करवाएंगी, ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है इसको इनहिबिट करवा देंगे, ठीक है। इसको क्या करवा देंगे, इसको इनहिबिट करवा देंगी। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है फोलेट डेफिशिएंसी, ठीक है। तो फोलेट डेफिशिएंसी क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसके अंदर जो MCV की जो काउंट होता है, MCV जो होता है मोर देन 100 होता है, ठीक है, सॉरी 100 होता है। ओके, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें फोलेट जब भी डेफिशिएंसी होगी, जो फोलेट होता है ये इसकी अब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, तो इसकी जो जीनम से अब्जॉर्प्शन होती है, तो ये MCQ है, जो जीनम से इसकी अब्जॉर्प्शन होगी। और इसके अलावा देखें फोलेट जो होता है हमारे पास, ये जो होता है ना ग्रीन वेजिटेबल और सम फ्रूट, इसके जो होता है ना यहाँ से हमें जो होता है फोलेट होता है हमें मिलता है, ठीक है। इसके जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, तो वो हमारे पास हैं, इसके जो होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और सम फ्रूट हो गए। ओके, ग्रीन वेजिटेबल और सम फ्रूट। बॉडी के अंदर हमारे जो फोलेट को स्टोरेज करना है ना, वो इतना ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करती, 2 to 3 मंथ के लिए स्टोर करती है बॉडी हमारे लिए, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी इसकी ना जो होगी बहुत जल्दी हो जाती है इसकी, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि 3 मंथ तक ऑलमोस्ट स्टोर कर सकती है हमारी बॉडी इसको, क्योंकि अगर हमें जो ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट हम खाना छोड़ देंगे तो फिर हमें जो फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब देखिए फोलेट डेफिशिएंसी विद इन मंथ, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने रखना विद इन मंथ।
विद इन मंथ। अब बॉडी स्टोर मिनिमल, तो बॉडी बहुत कम इसको स्टोर करती है। तो अब अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट नहीं ले रहे तो हमें जो होगा वो फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो इसकी अब काजेज़ होती हैं इसकी जो होती है हमारे पास फोलेट की डेफिशिएंसी की, तो अल्कोहल हो सकता है या एल्डरली। अल्कोहलिक क्यों होता है? जो अल्कोहलिक मेल होते हैं, जो पेशेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो लोग होते हैं जो अल्कोहल ले रहे होते हैं, तो उनकी जो डाइट होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और उनको जो होता है वो बार बार वो वोमिट भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनको जो होता है उनकी जो होती है फोलेट की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना कि उनकी फोलेट की अब्जॉर्प्शन होती है अल्कोहल की वजह से कम हो जाती है। और एल्डरली होंगे तो एल्डरली होंगे, उनकी जो डाइट होगी वो सही से नहीं होगी। जब उनकी डाइट सही से नहीं होगी तो उनकी जो अब्जॉर्प्शन होगी वो सही से नहीं होगी। इंक्रीज डिमांड, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है फोलेट की। तो आपने जो होती है याद रखनी है हमारे पास प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें होता है डिमांड इंक्रीज़ हुई होती है बॉडी की, तो इसके अंदर जो होता है वो फोलेट ज़्यादा चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में फोलेट जो होता है मोस्टली जो होता है वो फीमेल को जो होता है एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना पॉइंट। उसके बाद कैंसर होता है। तो कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना वो बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो जब सेल ज़्यादा बन रहे होते हैं, जब सेल बनते हैं तो सेल के लिए डीएनए चाहिए होता है, ठीक है, डीएनए चाहिए होता है। अब डीएनए किस तरह बनना है, डीएनए तो इसी तरह बनना है, फोलेट चाहिए होता है डीएनए के लिए। तो जब इतने ज़्यादा सेल बनेंगे, डीएनए बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फोलेट चाहिए। तो फोलेट जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है कैंसर वाले पेशेंट में। और हीमोलिटिक एनीमिया हो जिसके अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब भी रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो बनाने पड़ते हैं बोन मैरो को। बोन मैरो बनाएगा तो अब उसको डीएनए चाहिए रेड ब्लड सेल के लिए, तो डीएनए नहीं मिलेगा, डीएनए जो होगा वो कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से उनको जो होगा डीएनए लाइक उनको डीएनए के लिए क्या चाहिए, फोलेट चाहिए, और फोलेट जो होगा वो इतना यूज़ हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टोर जो होता है वो कम होता है बॉडी के अंदर। तो ये भी एक काज हो सकती है इनको। सॉरी। अब उसके बाद देखें, फोलेट जो होते हैं हमारे पास कुछ एंटागोनिस्ट होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना पॉइंट, फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट में मेथोट्राइग्रेट होती है, ठीक है। तो मेथोट्राइग्रेट मैंने आपको मेटा जो होता है वो बता दिया है कि जब भी फोलेट यूज़ होता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, डाई हाइड्रोफोलेट की फॉर्म में। अब इसने कन्वर्ट होना था फिर टेट्रा हाइड्रोफोलेट की फॉर्म में, ओके। इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो ये जो मीथोट्राइक्सेट ड्रग होती है ना, मीथोट्राइक्सेट ये वाली जो ड्रग होती है, ये जो ड्रग होती है, ये ड्रग इसको जो होती है वो जो होती है इसको इनहिबिट करवा देती है इस एंजाइम को। तो जब इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देगी तो अब डाई हाइड्रोफोलेट जो होगा ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं जाएगा। जब इसमें नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और फोलेट की डेफिशिएंसी होने से उनको अनीमिया हो जाएगा। अब जो इसकी लेबॉरेटरी फाइंडिंग होगी, सबसे पहले जब इनका जो हम सीबीसी करवाएंगे, ठीक है, सीबीसी करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमसीवी जो होगा इनका वो हाई होगा, मोर देन 100 होगा, ठीक है, 100 से ज़्यादा होगा, ओके, 100 से ज़्यादा मिलेगा माइक्रोमीटर क्यूब। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर जो होगा हमें ये तो अनीमिया में मिल गया, ठीक है। हमने देखा जिसका उसकी जो स्मीयर करवाया, पेरिफेरल स्मीयर करवाते हैं। अब हमने पेरिफेरल जब स्मीयर करवाया तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, मैक्रोसाइट, रेड ब्लड सेल का साइज भी इंक्रीज मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिलेंगे, हाइपर सेगमेंटेड मोर देन 5 लोब मिलेंगे। तो ठीक है, हमारा डायग्नोज बन जाएगा इसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है। उसके अलावा जब हम फोलेट करवाएंगे, सीरम फोलेट का लेवल चेक करेंगे तो फोलेट का लेवल जो होगा उसका कम होगा, फोलेट का लेवल कम होगा। उसके अलावा होमोसिस्टीन, तो मैंने आपको बताया था होमोसिस्टीन का लेवल होगा वो इंक्रीज़ किया होगा, होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि होमोसिस्टीन जो होता है जब भी विटामिन B12 के पास टेट्राहाइड्रोफोलेट से इधर से आता है मिथाइल ग्रुप, और इसने जाना होता है विटामिन B12 के साथ, और ये विटामिन B12 जो होते हैं ये इसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं होमोसिस्टीन के पास, और होमोसिस्टीन ने कन्वर्ट होना था मिथोनिन के अंदर, ठीक है, मेथोनिन के अंदर। अब ये होगा कि जब इधर से फोलेट होगा, ये इसका लेवल ही कम है, जब इसका लेवल कम होगा तो मिथाइल ग्रुप होगा, विटामिन B12 को नहीं मिलेगा। जब विटामिन B12 के पास मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो ये आगे इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ये जो होगा ये पाथवे रुक जाएगा। जब पाथवे रुक जाएगा तो होमोसिस्टीन जो होगा ये मेथोनिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो होमोसिस्टीन का लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर देगा। जब भी होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करता है तो उनको जो होता है वो रिस्क होता है थ्रोम्बस फार्मेशन का, ठीक है, थ्रोम्बस फार्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी अपने पॉइंट रखना। तो और हमने अगर मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है इसका लेवल नॉर्मल होता है, और ये जो लेवल होता है विटामिन B12 में इंक्रीज़ किया होता है। तो जब हम आगे नेक्स्ट विटामिन B12 पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो होता है वो क्या रोल होता है। ये बेसिकली हमारे पास होता है ना
विटामिन B12 देखें, विटामिन B12 में हमारे पास जो होता है कन्वर्ट करता है, ये कोफैक्टर होता है मिथाइल मेलोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, सक्सिनल कोए के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि जो विटामिन B12 होता है ना वो कन्वर्ट करता है मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनल कोए के अंदर। बट फोलेट जो होता है वो इसको कन्वर्ट, फोलेट का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो फोलेट के अंदर जो फोलेट की डेफिशिएंसी में मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल होता है। तो देख लें CBC करवाई, उसको मैक्रोसिटिक अनीमिया मिल गया।